ये रिसर्च प्लेलिस्ट का पार्ट 8 है और इस वीडियो में डाटा कलेक्शन क्या होता है, कितने टाइप के डाटा होते हैं और डाटा कलेक्शन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो पॉज करके अबाउट मी में मेरे बारे में जान सकते हैं। सबसे पहले दो टर्म्स देख लेते हैं, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। सो प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो हम खुद जाके अपने से कलेक्ट करते हैं, किसी और के डाटा का यूज़ नहीं करते हैं हम उसमें। फॉर एग्जाम्पल हम खुद ऑब्जर्वेशन करते हैं, उससे हम डाटा कलेक्ट करते हैं, या फिर किसी का इंटरव्यू लेते हैं, या फिर हम कोई क्वेश्चनेयर देते हैं जिसको कोई फिल करके हमको देता है। तो इस तरीके से प्राइमरी रिसोर्सेज से ही हमारे पास डाटा आता है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी डाटा। इसी का अपोजिट है सेकेंडरी डाटा। इसमें रिसर्च कोई और क्या रहेगा, डाटा किसी और का रहेगा, बट उसका यूज हम अपने रिसर्च में करेंगे, इसको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट की पब्लिकेशन या फिर सेंसस रिपोर्ट या फिर पर्सनल रिकॉर्ड, ये सब आते हैं सेकेंडरी डाटा में। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट मेंशन कर दिया है मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन का, जिसमें प्राइमरी सोर्सेज हैं और सेकेंडरी सोर्सेज हैं। सो प्राइमरी सोर्सेज में ऑब्जर्वेशन आता है, इंटरव्यू आता है, क्वेश्चनेयर आता है, उसके बाद इन सब के भी बहुत सारे पार्ट हैं, तो उनको हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से सेकेंडरी सोर्सेज में डॉक्यूमेंट्स आते हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, तो उसको आपको पढ़ लेना है। अब प्राइमरी मेथड जो होते हैं डाटा कलेक्शन के, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन। तो ये क्वालिटेटिव होता है। जब मैं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव पढ़ा रहा था तो मैंने बताया भी था कि ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव होता है। क्यों क्वालिटेटिव होता है? क्योंकि इसका जो इंटरप्रिटेशन होता है वो वेरी करता रहता है। हो सके कोई चीज़ देखने के बाद मैं कुछ और समझूं और आप में से कोई वही चीज़ सेम चीज़ दिखेगा तो कुछ और समझेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव, मतलब वेरी करता रहता है, सब्जेक्टिव होता है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटी में केवल यही डिफरेंस नहीं होता है कि मेजरमेंट नहीं हो पाता है। अगर कोई चीज़ सब्जेक्टिव है तो उसको हम क्वालिटेटिव में रखते हैं, और अगर कोई चीज़ ऑब्जेक्टिव है तो उसको हम क्वांटिटी में रखते हैं। सो ऑब्जर्वेशन सब्जेक्टिव होता है, इसलिए इसको हम क्वालिटेटिव में रखते हैं। इसी ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड एक टर्म है हॉथॉर्न इफेक्ट, जिसको मैंने शॉर्ट्स में डिस्कस किया है, तो जाके आपको देख लेना है कि हॉथॉर्न इफेक्ट होता क्या है। अब देखते हैं ऑब्जर्वेशन होता क्या है। इट इज ए पर्पसफुल, सिस्टमैटिक एंड सिलेक्टिव वे ऑफ वॉचिंग एंड लिसनिंग। मतलब हम किसी उद्देश्य से और सिस्टमैटिक तरीके से किसी चीज़ को अगर वॉच करते हैं या लिसन करते हैं, मतलब सुनते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे दो टाइप के ऑब्जर्वेशन होते हैं, एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, एक नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसका डिवीजन लिंडमैन ने किया था, मैं कहीं पे एमसीक्यू लगा रहा था तो मुझे मिल गया था, इसलिए मैंने थिंकर का नाम मेंशन कर दिया है। तो आपको याद कर लेना है कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को किसने बांटा है। सो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है? व्हेन ए रिसर्चर पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज ऑफ द ग्रुप बीइंग ऑब्जर्व्ड इन द सेम मैनर एज इट्स मेंबर्स विथ और विदाउट देयर नोइंग दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। मतलब कि कोई अगर रिसर्चर है, वो किसी कम्युनिटी में जाता है या ट्राइब्स में जाता है और उनको ऑब्जर्व करना है, तो जाके वो खुद उसमें सम्मिलित हो जाएगा, एक मेंबर बन जाएगा उनकी कम्युनिटी का, और मेंबर बनने के साथ में ही चीज़ें नोट करता रहेगा, ऑब्जर्व करता रहेगा। इसमें हो सके उन कम्युनिटी को पता हो कि ये हमें ऑब्जर्व करने आया है, या फिर हो सके उनको रियलाइज ना हो कि हमें ऑब्जर्व करने आया है, बस उन्हें लगे कि हाँ कोई एक नया मेंबर आ गया है। तो ये होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जब हम खुद मेंबर बन जाते हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप का जिसको हम ऑब्जर्व करने गए हैं। इसी का अपोजिट है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नाम से मालूम चल रहा है नॉन पार्टिसिपेंट, मतलब जिसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सो हम ग्रुप को देखेंगे, दूर से देखेंगे कि उसमें क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, उसको हम नोट करेंगे या फिर लिखेंगे, बट उनकी कम्युनिटी का या ग्रुप का हम पार्ट नहीं बनेंगे। इस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है नैरेटिव रिकॉर्डिंग और दूसरा होता है स्केल के द्वारा रिकॉर्डिंग। सो जो नैरेटिव रिकॉर्डिंग होता है उसमें रिसर्चर एक नोट में जो चीज़ें वो ऑब्जर्व करता है वो अपनी भाषा में लिखते रहता है और बाद में उसको अपने स्टडी में सम्मिलित करता है। ये भी क्वालिटेटिव होता है नैरेटिव रिकॉर्डिंग। क्यों क्वालिटेटिव होता है? क्योंकि ये भी सब्जेक्टिव होता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। कोई सेम चीज़ ऑब्जर्व करके कुछ और लिखेगा और दूसरा बंदा सेम चीज़ ऑब्जर्व करके कुछ और लिखेगा। दूसरा तरीका है ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करने का, एक स्केल तैयार कर लो जिसमें आप ऑब्जर्व करने के साथ में उनको रेटिंग देते रहो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल बनाया है कि स्केल का 5 पॉइंट आपने बना लिया है, बेस्ट, गुड, नॉर्मल, बैड या फिर वेरी बैड। सो जो चीज़ें आप ऑब्जर्व करेंगे उनको इसी स्केल के अकॉर्डिंग रखेंगे। अगर कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग है तो उसको आप बेस्ट में रखेंगे, अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको आप वेरी बैड में रखेंगे। तो ये होता है स्केल प्रोसेस, जो कि मैंने एक एग्जांपल देके समझाया है। बट अगर हम ऑब्जर्वेशन में स्केल यूज करते हैं तो कुछ एरर्स होते हैं, उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। पहला एरर है एरर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें क्या होता है? रिसर्चर अवॉइड टू चूज एक्सट्रीम पोजीशन, ही सी यूजेस मिडिल ऑप्शंस ओनली। मतलब जो मैंने अभी स्केल यहाँ बनाया था उसी स्केल समझते हैं, समझने में आसानी होगा। मान लीजिए आपने बेस्ट, गुड, नॉर्मल, बैड और वेरी बैड का बना दिया था स्केल। अब अगर कोई चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपके अंदर इतना गट्स नहीं रहेगा, इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि उसको या फिर बहुत बेस्ट बता दें या फिर बहुत बैड बता दें। तो आप बीच का नंबर चुनते हैं, गुड, नॉर्मल या बैड का। अक्सर अगर आपसे कोई रेटिंग मांगता होगा किसी चीज़ का तो आप भी ऑब्जर्व किए होंगे, उसको आप 4 रेटिंग देते होंगे या फिर 3 रेटिंग देते होंगे, ना ही 5 देंगे ना ही 1 देंगे। तो ये हमारे अंदर टेंडेंसी होती है कि बीच वाला नंबर को चुने जिसमें ना उसको बुरा लगे और ना उसको बहुत अच्छा लगे। तो ये होता है एरर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेकेंड एरर है एलिवेशन इफेक्ट। इसमें क्या होता है?
रिसर्चर यूजली यूज ओनली अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द स्केल, मतलब रिसर्चर के अंदर एक बायसनेस आ जाता है या फिर उसकी हैबिट बन जाती है कि स्केल का केवल एक पार्ट ही यूज करे। यहाँ पे मैंने दिखाया भी है गोला बना के। अगर मान लीजिए किसी चीज़ को अच्छा बता रहा है तो लगातार वो बेस्ट या फिर गुड देता रहेगा, नॉर्मल बैड या वेरी बैड ऑप्शन की तरफ देखेगा ही नहीं। या फिर इसका पॉजिटिव हो सकता है कि वो चीज़ों को केवल बैड या वेरी बैड कंसीडर करता रहे और सब ऑप्शन देखे ही नहीं। तो इसमें रिसर्चर केवल एक पॉइंट पकड़ लेता है और उसी पर वो रेटिंग देते जाता है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो अगर आपसे कोई रेटिंग मांगता है, मान लीजिए मैंने आपसे रेटिंग मांगा कि मेरे कौन कौन से वीडियोस अच्छे थे, तो आप सारे वीडियो पे या फिर 5 स्टार देते जाओगे या फिर सारे वीडियोस पे पकड़ लोगे तो एक स्टार देते जाओगे। तो ये होता है एलिवेशन इफेक्ट। थर्ड एरर है हेलो इफेक्ट। इसमें क्या होता है, बिहेवियर ऑफ द पर्सन बीइंग ऑब्जर्व्ड इन वन एस्पेक्ट अफेक्ट्स द रेटिंग ऑफ द ऑब्जर्वर इन अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो। इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है जो मैथ्स में बहुत तेज है, तो कोई टीचर है वो मैथ भी पढ़ाता है फिजिक्स भी पढ़ाता है। हो सके वो बच्चा फिजिक्स में बहुत तेज ना हो, बट चूंकि वो टीचर जानता है कि बच्चा मैथ में तेज है तो उसके अंदर एक बायसनेस आ जाता है। तो ये मान के चलता है ये बच्चा फिजिक्स में भी अच्छा होगा तो उसको फिजिक्स में भी नंबर अच्छा दे देता है, भले ही थोड़ा खराब ही क्यों ना लिखा रहे। इसको बोलते हैं हेलो इफेक्ट। तो स्केल भी यूज करते वक्त कई बार रिसर्चर के अंदर बायसनेस आ जाती है। वो मान लीजिए किसी एक चीज़ को अच्छा मान लेता है तो उसी के अकॉर्डिंग दूसरी चीज़ को भी वो रेट करने लगता है। ये 3 एरर्स थे स्केल यूज करने के। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मेथड है डाटा कलेक्शन का, इंटरव्यू। ये तो आप सब लोग जानते होंगे, ये क्वालिटेटिव होता है। आप जानते होंगे क्वालिटेटिव क्यों है, क्योंकि जब कोई बंदा मान लीजिए इंटरव्यू ले रहा है किसी का, तो जरूरी नहीं है जो चीज़ वो ऑब्जर्व करेगा इंटरव्यू के बाद वो सब लोग ऑब्जर्व करें। हो सके कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगें और कुछ चीज़ दूसरे लोग को ना अच्छी लगें, तो इसमें भी सब्जेक्टिविटी है, इसलिए इंटरव्यू को हम क्वालिटेटिव बोलते हैं। अब इंटरव्यू 2 टाइप का होता है, एक स्ट्रक्चर्ड, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड। नाम से पता चल रहा है स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, हम पहले से सारी चीज़ें प्लान किए रहेंगे, इन स्टेप से हमको जाना है। और अनस्ट्रक्चर्ड में हम पहले से कुछ प्लान नहीं किए होते हैं, इंटरव्यू के साथ में ही चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं। एक टर्म है इंटरव्यू शेड्यूल, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, रिसर्चर क्वेश्चन बना लेता है, उसके बाद जिसका वो इंटरव्यू ले रहा होता है उसके लिए वो क्वेश्चन पढ़ता है और जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा होता है वो बंदा रिप्लाई देता है उन सारे क्वेश्चन का कि इसमें क्या होना चाहिए। जब हम न पढ़े लिखे लोगों का इंटरव्यू लेते हैं उस समय अक्सर हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि वो लोग पढ़ के जवाब नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम पहले से क्वेश्चन बना लेते हैं और उनके लिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस इंटरव्यू शेड्यूल और क्वेश्चनियर में यही होता है। क्वेश्चनियर में जो रिस्पॉन्डेंट होता है, मतलब जो लोग जवाब दे रहे हैं रिसर्चर का, वो लोग खुद क्वेश्चन पढ़ते हैं, बट इंटरव्यू शेड्यूल में रिसर्चर जो गया है वहाँ पर रिसर्च करने वो क्वेश्चन पढ़ता है उन लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग पढ़ने में असमर्थ होते हैं, बट क्वेश्चनियर में वो लोग पढ़ने में समर्थ होते हैं, इसलिए वो खुद पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन। एक और टर्म है इन डेप्थ इंटरव्यू। इसमें क्या होता है, नाम से मालूम चल रहा है, गहराई में जाकर इंटरव्यू लेते हैं, मतलब कि बार बार इंटरव्यू लेते हैं। ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए आपने एक ग्रुप का इंटरव्यू लिया तो उसको आपने छोड़ दिया, अगली बार आप फिर उसका ओपिनियन जानेंगे, फिर एक बार और इंटरव्यू लेंगे, फिर एक बार और इंटरव्यू लेंगे और ट्रेस करते रहेंगे कि क्या क्या बदलाव आए हैं। इसको बोलते हैं इन डेप्थ इंटरव्यू। अक्सर ईडी और सीबीआई जो जांच करती हैं वो ऐसे ही करती हैं, किसी एक बंदे को एक बार बुलाती हैं, फिर दूसरी बार बुलाएंगे, फिर तीसरी बार बुलाएंगे, फिर चौथी बार बुलाएंगी और देखेंगे उसकी बातों में क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, कौन कौन सी बात वो ऐसा बोल रहा है जो मैच नहीं कर रहा है उसके पुरानी वाली बातों से। नेक्स्ट मेथड है क्वेश्चनियर। इसमें भी नाम मालूम चल रहा है, हम क्वेश्चन बना लेते हैं और उसको या फिर हम मेल के थ्रू या फिर कॉलिंग के थ्रू किसी के पास भेजते हैं और वो रिस्पॉन्डेंट रिप्लाई देता है हमारे क्वेश्चंस का। इसमें क्या होता है, हम क्वेश्चन पढ़ते नहीं है उनके लिए, वो खुद पढ़ते हैं क्वेश्चन और उसमें टिक करते हैं। पर जो इंटरव्यू शेड्यूल था उसमें वो क्वेश्चन खुद नहीं पढ़ पाते हैं। बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ, अक्सर मैं चीज़ें रिपीट नहीं करता हूँ, बट बार बार मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस लिखे हुए हैं क्वेश्चनियर के और कुछ डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं क्वेश्चनियर के, उसको आपको पढ़ लेना है। बहुत ईजी और बहुत थ्योरेटिकल है, क्वेश्चन से पूछता नहीं है, बट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, वरना आप लोग को ऐसा लगता है कम पढ़ाया जा रहा है, तो मेरा काम था मेंशन करना, मैंने कर दिया है। अब क्वेश्चन भी 2 टाइप के होते हैं, पहला है ओपन एंडेड और दूसरा होता है क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड पहले हम देख लेते हैं क्या होता है। इसमें क्या होता है, आइदर फिलिंग द ब्लैंक्स होता है या फिर आपको शब्दों में लिखना होता है। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन होते कैसे हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है व्हाट इज योर करंट एज, और वहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है और ईयर्स लिखा हुआ है, तो आपको भरना रहेगा आपका एज कितना है। या फिर डी वाला ऑप्शन देखिए, व्हाट इन योर ओपिनियन आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर की क्या क्या क्वालिटी होती हैं वो आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। ओपन मतलब खुला हुआ होता है, इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, 4-5 पॉइंट दिए हुए हैं, आपको जो मन में आए आप ले सकते हैं। बट इसी का अपोजिट होता है क्लोज एंडेड, जिसका मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। उसमें आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको चुनना होगा, ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें से आपको चुनना रहेगा, इसलिए उसका नाम भी है क्लोज एंडेड, मतलब बंद। ऑप्शन ए आप देख लीजिए, प्लीज इंडिकेट योर एज बाय प्लेसिंग अ टिक इन द अप्रोप्रिएट कैटेगरी। अब यहाँ पे आपको टिक लगाना है, आप अपने से कुछ नहीं भर सकते हैं पेन पेंसिल लेके, आपको केवल टिक लगाना रहेगा। ऐसे सारे ऑप्शन है, मतलब जो एमसीक्यू टाइप का रहेगा वो हो जाएगा क्लोज एंडेड और जो डिस्क्रिप्टिव रहेगा वो हो जाएगा ओपन एंडेड। एक और होता है डबल बैरल क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन होता है, मतलब एक साथ हम 2 चीज़ें पूछ रहे होते हैं किसी से, जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। अक्सर हमें इसका यूज नहीं करना चाहिए रिसर्च में, जिससे हमारा जो रिस्पॉन्डेंट है वो कंफ्यूज हो जाता है कि किस चीज़ का हमको रिप्लाई देना है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, डज योर डिपार्टमेंट हैव
अ स्पेशल रिक्रूटमेंट पॉलिसी फॉर रेशियल माइनॉरिटीज एंड वुमेन। अब यहाँ पे दो चीज़ों को एड्रेस किया जा रहा है, पहला रेशियल माइनॉरिटीज को और दूसरा वुमेन को। अब जो हमारा रिस्पॉन्डेंट रहेगा वो कंफ्यूज हो जाएगा, हम कौन सा वाला जवाब दें, रेशियल माइनॉरिटी से रिलेटेड दें या फिर वुमेन से रिलेटेड दें। इसलिए इसको बोलते हैं डबल बैरल क्वेश्चन और नॉर्मली आपको इसका यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट मेथड है हमारा फोकस ग्रुप इंटरव्यू। ये भी क्वालिटेटिव होता है। इसमें नॉर्मली हम 5 से 15 लोग को लेते हैं और किसी एक टॉपिक के ऊपर डीप डिस्कशन करते हैं उन लोग के साथ में, इसलिए इसका नाम है फोकस ग्रुप। किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होता है, ये भी क्वालिटेटिव होता है। एक और मेथड है नरेटिव। इसको भी आप समझते होंगे नाम से कि नरेट करना मतलब स्टोरी बताना अपने बारे में, इसको बोलते हैं नरेटिव। ये भी क्वालिटेटिव होता है क्योंकि ये भी वेरी करता रहता है, कोई कुछ और बताया कोई कुछ और बताएगा, ये भी सब्जेक्टिव होता है। एक और मेथड है ओरल हिस्ट्री। आपको हिस्ट्री बारे में कोई बता रहा है, सुन रहे हैं आप किसी के थ्रू हिस्ट्री के बारे में, इसको बोलते हैं ओरल हिस्ट्री। ये भी क्वालिटेटिव होता है क्योंकि अगर कोई बता रहा होगा आप तो हो सके उसमें कुछ बायसनेस हो जिसकी वजह से चीज़ें चेंज हो सकती हैं। एक और मेथड है कंटेंट एनालिसिस। ये भी क्वालिटेटिव होता है। हम बहुत सारे कंटेंट को लेते हैं एक साथ और उसको एनालाइज करते हैं और उससे हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। बहुत लोग बोलेंगे क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटी भी होता है, बट नॉर्मली ये क्वालिटेटिव ही होता है। क्यों? क्योंकि हो सके सेम कंटेंट को पढ़ने के बाद आप कुछ और मतलब निकालें और दूसरा बंदा कोई और मतलब निकाले, तो ये भी हो गया सब्जेक्टिव। अब मान लीजिए यही नोट्स है, इस नोट्स को अगर 10 बच्चे पढ़ते हैं तो 10 के लिए उसका मतलब अलग अलग रहेगा, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी कर देंगे वो लोग, तो इसी को बोलते हैं कंटेंट एनालिसिस। अब 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं लोगों के लिए, तो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, एथनोग्राफी और एथनोलॉजी। बहुत ईजी है ये भी। एथनोग्राफी में क्या होता है, किसी एक कल्चर को हम पकड़ेंगे और उसी का डीप स्टडी करेंगे, उसमें क्या क्या कस्टम्स हैं, उसके क्या क्या नॉर्म्स हैं, उसके क्या क्या बिलीव्स हैं, उसी कल्चर का हम स्टडी करेंगे। एथनोलॉजी में क्या होता है, केवल एक कल्चर का स्टडी नहीं करेंगे, हम बहुत सारे कल्चर का हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, मतलब तुलनात्मक करेंगे, तुलना करेंगे हम इस कल्चर का उस कल्चर से। एथनोग्राफी में ऐसा नहीं था, उसमें तुलना नहीं करते हैं, केवल एक कल्चर में फोकस करते हैं। अब चूंकि हम डाटा कलेक्शन पढ़ रहे हैं तो डाटा प्रिपरेशन का प्रोसेस क्या होता है उसको मैंने यहाँ पे सीक्वेंस वाइज मेंशन कर दिया है, आपको याद कर लेना है। पहले हम क्वेश्चन चेकिंग करते हैं, फिर हम एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग 2 टाइप का होता है, एक फील्ड एडिटिंग और एक होता है सेंट्रल एडिटिंग। फील्ड एडिटिंग का मतलब होता है जब हम डाटा ले रहे होते हैं उसी समय कुछ हल्का फुल्का बदलाव करते हैं, और सेंट्रल एडिटिंग में क्या करते हैं, सारा डाटा लेने के बाद जब हम घर जाते हैं, जब हम अपने लैब में जाते हैं तो वहाँ पे जाके कुछ चेंजेस करते हैं। फिर हम डाटा को कोड करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं, फिर उसका हम एक टेबल बनाते हैं, उसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, फिर डाटा की सफाई करते हैं, मतलब जो चीज़ें फालतू उसको हम हटाते हैं, और फिर डाटा को हम एडजस्ट करते हैं। इस तरीके से हमारा डाटा प्रिपरेशन का प्रोसेस होता है पूरा। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट इसको आप लोग सीक्वेंस वाइज याद कर लीजिएगा, क्या पता कभी क्वेश्चन में पूछ ले तो आपका फायदा हो जाएगा। अब इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, और एमसीक्यू भी मिल जाएगा तो उसको लगा लेना है। इस तरीके से डाटा कलेक्शन का पूरा पार्ट हमारा कवर हो गया। इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आना चाहिए।